हेलो बच्चों, जेपीएससी से यूपीएससी अपना कॉन्सेप्ट है। मैं रोशन कुमार जोहार एडू कैंपस से। आर के पांडे सर जोहार एडू कैंपस के डायरेक्टर। मैंने बीटेक एमटेक आईआईटी दिल्ली से किया और उसके बाद वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी जो एरोप्लेन बनाती है, फाइटर एयरक्राफ्ट बनाती है और इसके साथ साथ जिसने सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च किया है, बहुत सारे स्पेस मिशन किए सबसे ज्यादा, उस कंपनी का मैं डिप्टी सीईओ रहा। काफी लंबे समय से सिविल सर्विसेज की तैयारी कराने के लिए मैं कनेक्टेड रहा, जुड़ा रहा और पढ़ाता रहा। अभी हम डिस्कस करेंगे जेपीएससी का क्वेश्चन पेपर जो अभी मेन का एग्जामिनेशन हुआ है। पहले हम देखते हैं कि फिजिक्स से जुड़ा हुआ सवाल, भौतिकी विज्ञान से जुड़ा हुआ सवाल कौन कौन सा है। कंपलसरी प्रश्नों में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, पहला सवाल है उसमें द एटमोस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाई, वायुमंडल को पृथ्वी पर धारण किया जाता है। धारण किया जाता है, कौन ऐसा है जो एटमोस्फेयर को होल्ड करके रखता है। मुझे, आपको इस धरती के ऊपर जो होल्ड करके रख रहा है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको आप गुरुत्वीय बल कहते हैं। तो जहां कहीं भी द्रव्यमान आती है, मास आती है, वहां पर क्या लगता है? गुरुत्वीय फोर्स लगता है, गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है। तो इसमें सही जवाब गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में भी, वायुमंडल में भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या जो भी गैसेस हैं, उन सबका क्या होता है? द्रव्यमान होता है, उन सबका मास होता है। और जहां भी मास रहेगा वहां पर गुरुत्वाकर्षण का बल लगेगा। तो अ स्टोन रेस्टिंग ऑन द टेबल हैज, टेबल पर कोई स्टोन रख दिया आपने, एक कोई टेबल है, पत्थर रख दो, कोई किताब रख दो। तो किताब रखेंगे तो इसमें कौन सी एनर्जी रहेगी? मैं चुपचाप ऐसे खड़ा हूं तो मेरे पास कौन सी एनर्जी है? वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो कोई बॉडी चुपचाप खड़ा है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी या उसको हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। आपने टेबल पर कोई बुक रख के छोड़ दिया है, उसके पास में कौन सी ऊर्जा है? पोटेंशियल एनर्जी है। तो जो चुपचाप है, स्थिर है, उसकी एनर्जी, या वैसी एनर्जी जो स्थिति के अनुसार बदलती रहती है। मोबाइल फोन इस हाइट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी अलग, मोबाइल फोन इस हाइट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी अलग। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू mgh। तो हाइट बदलेंगे, हाइट बढ़ा देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मास बढ़ा देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, हाइट बढ़ा देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। एक हम इसको और थोड़ा कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी? वर्क, पावर, एनर्जी, ये पढ़ना होता है हमें फिजिक्स के सेक्शन में। तो अंतिम सोर्स कौन है? तो पहला स्रोत तो आप कहोगे सूरज है, सन है, और उसके बाद सन से पौधे एनर्जी लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं, और पौधों से भोजन के द्वारा हमारे शरीर में जाता है। लेकिन जब हम कोई अर्थक्वेक आया, कुछ ये धरती पे ऐसे परिवर्तन आए और हम धरती के अंदर चले गए, तो पौधों का जो तना होता है वो कोयला में परिवर्तित हुआ, वो फोसिल फ्यूल है।
और हमारे बॉडी के अंदर का जो खून है वो कहीं ना कहीं क्या हुआ, परिवर्तित हो गया पेट्रोलियम में। तो पेट्रोल और कोयला ये सारे किस में आते हैं, फॉसिल फ्यूल में आते हैं। तो अंततः कहां पर से एनर्जी मिल रहा है हमें, फॉसिल फ्यूल से मिल रहा है, जीवाश्म ईंधन। हम धरती के अंदर दब गए, तापमान वहां पे अलग हो गया और हमारा खून कहीं ना कहीं पेट्रोल में बदल गया। तो जो पेट्रोल जला रहे हैं आप समझिए अपने पूर्वजों का खून जला रहे हैं। इसके बाद यदि हम देखें तो एक सवाल, मैं इसको जनरल सवाल मानता हूं, फॉर्मूला ऑफ यूरिया। वैसे तो शुद्ध केमिस्ट्री है लेकिन फिर भी यूरिया में यहां पर जो है NH2 CnH2, ये भी NH2 ही है। अमोनियम तो नहीं कह सकते, हम इसको अमाइड ग्रुप कहते हैं, अमाइड ग्रुप लगा हुआ है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 2 अमाइड ग्रुप लगा होता है दोनों साइड, तो ये यूरिया का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। मैंने एक जनरल डिस्कशन यहां पे कर दिया। प्राथमिकता हमारा फिजिक्स का सवाल है, लेकिन चूंकि सारे विज्ञान हैं और सिविल सर्विसेज या फिर आप किसी PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना नॉलेज हो जाता है कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, ये आपके दिमाग में रहता है बात। गोल्जी बॉडी, इसको हिंदी में हम कहते हैं गोल्जी काय। तो गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय किस चीज में मदद करती है, इसमें लिख दिया क्या, एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। तो एक्सक्रीशन या उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, जैसे किडनी हमारे शरीर में उत्सर्जन करती है, तो स्टेरॉइड हार्मोन तो निकलती है गोल्गी बॉडी से, लेकिन उत्सर्जन नहीं होता, वो सिक्रीशन में आएगा। कहां आएगा, सिक्रीशन में। तो सिक्रीशन अच्छा टर्म है, यानी श्रावण, कोई ग्रंथियों से कोई चीज निकलती है तो उत्सर्जन नहीं है, वो बेकार पदार्थ नहीं है, इसलिए उत्सर्जन नहीं, वो अच्छी चीजें हैं, उपयोग की चीजें हैं। तो इसमें उत्तर आ जाएगा स्टोरेज एंड सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों के संग्रह और श्रावण में। तो कुछ समय के लिए जमा करके रखेगा गोल्जी काय अपने अंदर चीजों को, और समय समय पर जैसा भी होगा उसका सिक्रीशन होगा, श्रावण होगा, उत्सर्जन नहीं होगा। उत्सर्जन काम तो किडनी वगैरह करती है, त्वचा करती, उत्सर्जन करती यूरिया, यूरिक एसिड, इन सब का, या हमारे शरीर के अंदर के जो हानिकारक पदार्थ हैं उन सब का। तो हम आगे देखते हैं बच्चों, अगला पार्ट जो है, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ स्टेनली एंड मिलर। स्टेनली एंड मिलर 2 वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक का नाम है स्टेनली, एक वैज्ञानिक का नाम है मिलर। तो स्टेनली एंड मिलर होना चाहिए। द लेफ्ट आउट प्रोडक्ट्स वर, ये दोनों वैज्ञानिक जीवन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, धरती पे जीवन कैसे आए, उसके लिए ये दोनों वैज्ञानिक काम कर रहे थे। तो जो एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किए, प्रयोग में अमीनो एसिड बना। क्या बना, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड का मतलब हो गया नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजन युक्त अम्ल, यानी वातावरण की नाइट्रोजन उपयोग हुई अम्ल के रूप में, और ये अमीनो अम्ल, ये अमीनो एसिड प्रोटीन बनाती है। और हमारे शरीर का ज्यादातर हिस्सा क्या है, प्रोटीन है। मैं आपको देख रहा हूं, आपके स्किन को, ये त्वचा केराटिन प्रोटीन है, आपके बालों को देख रहा हूं, ये केराटिन प्रोटीन है। तो मैं आपको नहीं देख रहा, आपके प्रोटीन को देख रहा हूं। आपके शरीर में मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों जो मसल्स हैं, ये सारे भी क्या है, प्रोटीन के बने हुए हैं। हड्डियों में सबसे ज्यादा क्या है, कैल्शियम के बाद फिर से प्रोटीन है। तो शरीर का जो ज्यादातर हिस्सा है वो प्रोटीन से बना हुआ है। तो इससे समझ में आया कि भाई जो जीव आए धरती पर, जो इवोल्यूशन हुआ जीवों का, उसमें प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है, विकास में काफी बड़ा रोल है,
और एक्सपेरिमेंटल अपरेटस में जो मिला वो अमीनो एसिड था, तो समझा गया कि अमीनो एसिड और नाइट्रोजन का बहुत बड़ा रोल रहा है किसमें, जीवों के आने में और उसके विकास में। ये काफी पॉपुलर सवाल है। मेंडल इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के पिता, आनुवंशिकता के पिता। जेनेटिक्स का हिंदी होता है आनुवंशिकता, और आनुवंशिकता का मतलब है स्टडी ऑफ, जेनेटिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। स्टडी हेरिडिटी का मतलब हो गया वंशानुगत प्रॉपर्टी, वंशानुगत गुण, और वेरिएशन का मतलब हो गया उसमें परिवर्तन। हम सब, इवन आप में भी कुछ जो गुण हैं वंश के अनुसार है, और कुछ गुण जो हुए परिवर्तित हुए, वातावरण ने परिवर्तित किया, या कोई सनलाइट ने परिवर्तित किया, या किसी और परिस्थितियों ने हमें अपने आप में बदलाव किया, तो उसकी वजह से कुछ गुण क्या होते हैं, डिफर करते हैं। तो उसके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। अब है दूसरा सवाल, थायरोक्सिन इज सिक्रेटेड बाय। तो थायरोक्सिन कौन सिक्रीट करता है? ये थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करती है। और ये थायरोक्सिन करती क्या है, क्या रोल है थायरोक्सिन का? तो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करती है, थायराइड ग्रंथि सिक्रीट करती है, और ये थायरोक्सिन हार्मोन करती क्या है? ये हार्मोन है, ये कंट्रोल करती बीएमआर, कंट्रोल्स बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसका मतलब हुआ शरीर के सामान्य कार्य करने के लिए जो तापमान चाहिए, जो व्यवस्था चाहिए, जो उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म होने के लिए जो कंडीशंस चाहिए, उन सारे कंडीशंस को ठीक रखने का काम कौन करता है? थायराइड हार्मोन करता है, थायरोक्सिन हार्मोन करता है, थायराइड ग्लैंड से निकलती है। फिर कहता है, वैसे तो थोड़ा सा ज्योग्राफिकल सवाल हो रहा है, लेकिन हम दो दो पॉइंट इसमें डिस्कस कर लेते हैं। रीजन रिसीविंग 500 to 1000 नैनोमीटर एनुअल रेनफॉल इज कॉल्ड। यदि हम बात करें विज्ञान के साथ साथ थोड़ी सी उसमें जोड़ दें पर्यावरण को, तो मुझे लगता है कि टेम्परेट रीजन है, दिस इज द टेम्परेट रीजन। शीतोष्ण, शुष्क तो नहीं हो सकता, इतना मिलीमीटर रेनफॉल हो रहा है तो शीतोष्ण प्रदेशों में आ जाएगा। बाकी आप अपने हिसाब से इसको कंफर्म कर सकते हैं। मिनिमम रेनफॉल अमाउंट कंसिडर्ड एज 2 से 2.5 मिलीमीटर कम से कम तो चाहिए, तो आप 2.5 मिलीमीटर कर सकते हैं। हमारा इसमें ज्यादा कमेंट नहीं रहेगा, लगभग ज्योग्राफिकल डाटा पे सवाल हो गया। ये गैस कंट्रीब्यूटिंग मेजर रोल इन ग्लोबल वार्मिंग, ये हम जो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, ऑप्शन को देख करके लगता है कि मीथेन होगा, लेकिन मीथेन का भी रोल है ग्लोबल वार्मिंग में। नंबर 1 जो अभी भी कंट्रीब्यूट कर रही है उद्योगों से जो निकल रही है, इंडस्ट्रीज से जो निकल रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके तुलना में मीथेन का अमाउंट जो है काफी कम है। तो मेजर रोल की बात किया, प्रमुख भूमिका, तो प्रमुख भूमिका किसकी रहेगी? कार्बन डाइऑक्साइड की रहेगी। बहुत ही सिंपल सवाल कह सकते हैं इसको आप। मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्ट इशूड बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी जो है
ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। तो ये दिया जाता है 7 दिनों के लिए लगभग। हर साप्ताहिक जो वेदर फोरकास्टिंग चलती है, हर सप्ताह जो मौसम की जानकारी साप्ताहिक हम रिलीज करते हैं, उसको क्या कहते हैं? मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट। इसके बाद का यदि हम सवाल देखे हैं तो इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट एन नेचुरल एलिमेंट ऑफ द एटमोस्फियर। तो नेचुरल एलिमेंट कौन नहीं है? देखो, वाटर वेपर, यानी आप इसको कह सकते हैं मॉइस्चर, आर्द्रता, या उसी को आप कह सकते हैं वातावरण की ह्यूमिडिटी। तो ये नेचुरल है, इसके लिए कोई उद्योग काम करेगा ऐसा बात नहीं है। क्रिप्टन, आर्गन भी बहुत ट्रेसेस में होते हैं, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ये तो जो आप एसी चला रहे हैं, आप जो रेफ्रिजरेटर चला रहे हैं, तो उसमें से उत्सर्जित गैसेस हैं। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर को, ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है, उसमें छेद करती है। आप उसको क्या कहते हैं? ओजोन होल बोलते हैं। तो ओजोन में को डैमेज करने का काम कौन करेगा? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन करेगा। और ये प्राकृतिक नहीं है, ये मैन मेड जो है, क्रिएट किया गया प्रॉब्लम है। मैन मेड या मैन क्रिएटेड प्रॉब्लम्स है। अगला सवाल यदि हम देखें, विच इज द प्राइमरी एजेंडा ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, चूंकि काफी पॉपुलर है इसलिए इसका जवाब हम आपको दे सकते हैं। इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज से जो ग्रीन हाउस गैसेस निकल रहे हैं, अभी हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का रोल हमने देखा। तो ये जो गैसेस निकल रहे हैं उन सबको कंट्रोल करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल की प्राथमिकता है। तो इसमें हम कह सकते हैं मानव जनित ग्रीन हाउस गैसों के स्रोतों को नियंत्रित करना। इसमें कोई न्यूक्लियर रोल नहीं है, एटॉमिक एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी का कोई रोल नहीं इसमें, हजार्डस वेस्ट का भी कोई रोल नहीं है। तो ये दोनों नहीं होगा। एकदम काफी क्लियर सवाल है, मानव जनित ग्रीन हाउस गैस और उसके स्रोतों को नियंत्रित करना। बड़े सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ मोस्ट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। क्या है? देखो ये क्या है, लिखा है कितना बढ़िया बात। अक्षय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा में आती है सनलाइट, सोलर एनर्जी। अक्षय ऊर्जा में आती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जल से निकलने वाली ऊर्जा, या हम उससे जो बिजली बना पाते हैं। तो हवा है, विंड एनर्जी। इन सब में कोई पॉल्यूशन होगा ऐसी बात नहीं है। सो हाईली पॉल्यूटिंग तो एकदम गलत बात है। हाई वेस्ट डिस्पोजल कॉस्ट, यहां भी ये भी गलत बात है। इसमें से कोई वेस्ट प्रोडक्ट बहुत ज्यादा नहीं निकलता, बहुत सिंपल कहानी रहती है। आप इसको घुमाओ, एनर्जी बन जाएगी। हवा किसी चीज को घुमाएगी, एनर्जी बनेगी। पानी किसी चीज को घुमाएगी मशीन को, और बिजली बन जाएगी, है ना। सनलाइट आएगा, सोलर प्लेट पे आएगी और बिजली बन जाएगी। तो ये भी बात ठीक नहीं है और अनरिलायबल है। एकदम नहीं, एकदम हाईली रिलायबल है। पूरे वर्ल्ड को, सॉरी पूरे यूनिवर्स को, पूरे ब्रह्मांड को कह सकते हैं कि ऊर्जा कौन दे रहा है? पूरी धरती को ऊर्जा कौन दे रहा है? सोलर एनर्जी दे रहा है, हवा दे रहा है, पानी दे रहा है। तो इसको अनरिलायबल नहीं कह सकते, पूरा रिलायबल है। हाँ, रनिंग कॉस्ट थोड़ा सा बड़ा ज्यादा हो जाता है, ये भी हमारा पुरानी बात हो गई। अब तो रनिंग कॉस्ट काफी लो हो रहा है। सरकारें प्रमोट कर रही है कि आप सोलर पैनल लगवाओ, आप बिजली उत्पादन करो, और हम आपके घर में यूज से ज्यादा है तो हम उसको परचेज भी कर लेंगे। तो ये भी कॉस्ट आज के डेट में कम हो गया। लेकिन फिर भी प्रश्न के अनुसार से उत्तर ए है, उच्च परिचालन क्षमता एक इसका उत्तर बन सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट
इज द मेजर कॉज ऑफ परमानेंट हार्डनेस। देखो बहुत सिंपल बात है, इसमें भी परमानेंट हार्डनेस की जो बात की गई है ये कोई बड़ा हार्ड एंड फास्ट बात नहीं है। स्थायी कठोरता, स्थायी कठोरता, तो क्या इसमें दो चीजें हैं, एक तो कैल्शियम है, कैल्शियम, और दूसरा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मैग्नीशियम अब इसके साथ कैल्शियम के साथ फॉस्फेट या सल्फेट, तो कैल्शियम फॉस्फेट ये बनाता है कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट। उसी टाइप से मैग्नीशियम के साथ बनती है मैग्नीशियम फॉस्फेट, फिर बनेगी मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर बनेगी मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट ये तीन कंपाउंड बनते हैं। तो एक और कंपाउंड बन सकता है सल्फेट। सल्फेट की बात किया हमने, क्लोराइड, कार्बोनेट, फॉस्फेट एंड सल्फेट। इसके साथ साथ बन रही है क्या सल्फेट, यहां भी बन रही है क्या सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। तो फॉस्फेट खराब नहीं है, यहां भी फॉस्फेट खराब नहीं है, यह उपयोगी है। अब क्लोराइड खराब है, कार्बोनेट खराब है, सल्फेट खराब है, क्लोराइड खराब है, कार्बोनेट खराब है, सल्फेट खराब है। तो अब देख लो ऐसा कोई ऑप्शन कभी भी जिंदगी में आ जाए तो आपका बन जाएगा। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट कहीं लिखा है, मैग्नीशियम सल्फेट कहीं लिखा है, मैग्नीशियम कहीं बाइकार्बोनेट लिखा है। तो आंसर क्या बन रहा है, परमानेंट हार्डनेस वाटर का फॉस्फेट की वजह से हो नहीं सकता। किसकी वजह से हो सकता है, कार्बोनेट की वजह से हो सकता है, और किसकी वजह से हो सकता है, सल्फेट की वजह से हो सकता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट, इन दोनों में यदि बात करें तो मैग्नीशियम सल्फेट जो है, जो ज्यादा हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये ज्यादा खतरनाक है सल्फेट। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन में क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखो डॉली शिप बड़ी पॉपुलर हुई है, पहला क्लोन एनिमल था, तो डॉली शिप तो बायोटेक का प्रोडक्ट बढ़िया है, बड़ा अच्छा है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, बायोटेक से इंसुलिन बन रही है, इसका उदाहरण इंसुलिन है, ते भी अच्छा रोल प्ले कर रहा है। डॉली शिप फर्स्ट क्लोन है, और बीटी कॉटन आप उपयोग कर रहे हो, आप उपयोग में ला रहे हैं। ग्राफीन सीट जो है बायोटेक नहीं बल्कि नैनो टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है, और इस ग्राफीन सीट्स को आप यूज कर रहे हैं आरओ वाटर सिस्टम में। जो आरओ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर रहे हैं पानी का, उसमें इसका काफी अच्छा यूज है। और कहां यूज कर रहे हैं, ग्राफीन सीट को लाइट वेट एयरक्राफ्ट, काफी मजबूत होती है, स्टील से भी बहुत ज्यादा टफ होती है, और इसलिए हम इसको फाइटर एयरक्राफ्ट, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इन सब में यूज करते हैं। और इसकी वेट भी क्या है, काफी लाइट है। तो ग्राफीन सीट नैनोटेक का प्रोडक्ट है, बायोटेक का नहीं है, इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो ये देखो बायोलॉजी और फिजिक्स ये दोनों का कंबाइंड फॉर्म है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है। सो दिस टाइप ऑफ ऑप्शन इज हियर गिवन। एक सिंपल सवाल को और हम टच कर लेते हैं यहां पर, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन इज रिलेटेड टू ब्लाइंडनेस इन यंग चिल्ड्रेन। यंग चिल्ड्रेन है, चाहे आप हैं, चाहे मैं हूं, चाहे बूढ़े हैं, चाहे पुराने हैं,
इन जनरल आंखों की रोशनी यदि कम हो रही है इसका मतलब विटामिन ए की कमी पक्का है। ठीक है, चाहे किसी को रतौंधी हो जाए, किसी को कुछ भी हो जाए, या कैटरेक्ट जिसको हम कहते हैं रतौंधी को, सब में विटामिन ए की कमी रहती है। तो बहुत जनरल सवाल यह भी हो गया। इसके बाद का जो सवाल है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट GSAT-6A लॉन्च्ड बाय इसरो ऑन 29th March 2080 इज मेनली यूज्ड फॉर। तो आप यदि मेरे क्लासेस का वीडियो देख रहे होंगे, आपने सब्सक्रिप्शंस लिए होंगे, तो आपने देखा होगा कि मैंने सैटेलाइट को दो ग्रुप में डिवाइड किया। एक था पोलर सैटेलाइट और दूसरा इनसैट। इनसैट का नाम आज के डेट में क्या हो गया है? GSAT हो गया है। तो पोलर सैटेलाइट क्या करते हैं? पोलर सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग करते हैं। रिमोट सेंसिंग कौन करता है? पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट का नाम हमने क्या दिया है? हमने नहीं, भारत सरकार ने दिया है PSLV, पोलर सैटेलाइट। और लॉन्चिंग व्हीकल का नाम है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इससे हम सैटेलाइट को आसमान में पहुंचाने का काम करते हैं अपने ऑर्बिट में। जबकि GSAT जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जितने भी GSAT आपसे दिए जाएंगे, तो इन जनरल सारे GSAT क्या है? कॉमनली हमने बताया हुआ है सारे कम्युनिकेशन के सैटेलाइट हैं। तो संचार में ये उपयोग किया जाता है। अब बाकी डेटा का कोई ज्यादा महत्व नहीं, रट्टा नहीं मारना था इसमें तो आपको GSAT और पोलर सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट दिया आता है बेसिक, तो आपका सवाल सॉल्व हो गया। अब हम कोरोना काल में चल ही रहे हैं अभी, तो एग्जामिनर क्यों पीछे रहेगा? वो भी चाहता है कि हम साथ साथ रहें। इसलिए बहुत सिंपल सी कहानी है, कोविड-19 के लिए SARS-CoV-2 वायरस, पहले भी एक बार इसका इन्फेक्शन हुआ था 2004-5 में, और उसके पहले तो उसका नाम था सार्स सिंपली। अब उसमें CoV-1 नहीं लगा हुआ था। तो सार्स क्या है? सीवियर एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, बीमारी के नाम है। और इसमें चूंकि मिलता जुलता है, सर्दी खांसी जैसा चीज है, और फेफड़े को इन्फेक्शन करता है, इसलिए सेम परिवार के सदस्य हैं ये वायरस भी। और एक पॉपुलर हुआ किसके नाम से? कोविड के नाम से, इसलिए कोविड कर दिया, COV कर दिया। और पहला इन्फेक्शन पहले हो चुका था सार्स का, गल्फ कंट्रीज में भी काफी ज्यादा इफेक्ट किया था, तो बाद में आया, इसलिए वायरस नंबर 2 कहा गया इसको। और बीमारी का नाम कोविड कहा, इसलिए CoV-2 कहा गया। तो आंसर बी हो गया हमारा। एक राउंड हमने MCQ अभी डिस्कस कर लिया। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट? यूनिट क्या है? इकाई क्या है? डिफाइन MK, CGS एंड SI सिस्टम ऑफ यूनिट। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट? राइट द एडवांटेज ऑफ SI सिस्टम। इकाई से आप क्या समझते हैं? इकाइयों की MK, CGS और SI प्रणाली को परिभाषित करें। एक मानक इकाई की विशेषताएं क्या है? SI प्रणाली के लाभ लिखिए। ये सारा हमने मेन के एग्जामिनेशन से पहले आपको लेक्चर प्रोवाइड किया था, और यहीं से हमने सच पूछो तो लेक्चर को स्टार्ट किया था। तो व्हाट इज मीन्ट बाय यूनिट? यूनिट क्या है? यूनिट इज a method of measurement of physical quantity. Method of
measurement of physical quantity, that is called what unit. MKS, इसमें मास इन किलोग्राम, या लेंथ इन मीटर, लंबाई को मीटर में मेजर किया, मास को किलोग्राम में मेजर किया और टाइम को सेकंड में मेजर किया। ये एमके सिस्टम फ्रांस से आया था, फ्रांसीसियो ने इसको सबसे पहले तैयार किया। इसी एमके सिस्टम पर आधारित हमारा आज के डेट का एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट भी है। ऐसा हमने पहले पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है। फिर सीजीएस, इसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर किया। और 1960 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर हुआ। वहां पर वर्ल्ड के सारे साइंटिस्ट बैठे और उन लोगों ने एक कॉमन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट तैयार किया। उसका नाम दिया गया एसआई, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई प्रणाली उसको नाम दिया गया। तो एसआई प्रणाली में 7 फंडामेंटल यूनिट बनाए गए: मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट बनाया गया और वो था एंगल और सॉलिड एंगल, या सिंपल एंगल जिसको मेजर करते हैं रेडियन में, और सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में। इस तरीके से 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट बना करके पूरा मेजरमेंट का काम कंप्लीट किया गया। फिजिक्स में साइंस ऑफ मेजरमेंट हम फिजिक्स को कहते हैं, और मेजरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप यदि मोबाइल फोन खरीदने जा रहे हैं तो आप उसे पूछते हैं कि स्क्रीन का साइज कितना है, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, मेजरमेंट। कार के शोरूम में आप कार खरीदने जाते हैं तो आप पूछते हैं कि भाई इसकी स्पीड क्या रहेगी, ये इसमें फ्यूल हम कितना डालेंगे तो उसका एवरेज कितना देगा, अंदर में सीट का स्पेस क्या है, और चक्के का साइज क्या है, ऊंचा चक्का है, छोटा चक्का है। इन सब को देख करके आप कार को खरीदते हैं। फिर आज के डेट में कार के अंदर ब्लूटूथ लगा हुआ है, उसमें सिस्टम ऑफ मेजरमेंट लगा हुआ है, तो उन सबको भी आप देखते हैं। सो जो भी मेजरमेंट आप कर रहे हैं अपने जनरल लाइफ में, वो सारा क्या है, फिजिक्स है। सारा क्या है, यूनिट और मेजरमेंट है। तो इसके साथ हम यदि बात करें एक मानक इकाई की विशेषताएं क्या है, मानक इकाई क्या विशेषता सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो सर्वमान्य हो, एक्सेप्टेड एवरीवेयर, नंबर 1। नंबर 2, इजी टू अप्लाई, आसानी तरीके से हम अप्लाई कर सकें। नंबर 3, इजी फॉर कन्वर्जन, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हम उसको आसानी से चेंज कर पाए। तो 3 कम से कम विशेषताएं आपके पास होना चाहिए जो एक अच्छी मानक यूनिट है, एक अच्छी स्टैंडर्ड यूनिट है। और एसआई उसी में से एक प्रणाली में आती है ना। एसआई स्टैंडर्ड मानक यूनिट है और ये सर्वमान्य हो गया, और हम इसको पूरे वर्ल्ड में साइंटिफिक लेवल में, साइंटिफिक मेजरमेंट में इसको इस्तेमाल कर पाते हैं। कहता है एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम जो मेजरमेंट का है, तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा, साइंटिफिक कम्युनिकेशन आसान हो गया। दूसरा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं हम, तो मेजरमेंट एक जैसा है, तो हर कंट्री का लोग समझ जाता है कितना सामान हम ले पा रहे हैं और कितना सामान हम दे पा रहे हैं। तीसरा, कोई भी एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करते हैं तो कितना मिलीग्राम लिया, या कितना ग्राम लिया, या कितना किलोग्राम लिया, या कितना लेंथ लिया, या कितनी हाइट लिया, अब हमको अलग अलग देश के अनुसार से नहीं समझाना पड़ता, बल्कि हम एसआई यूनिट के अनुसार से उसको समझा लेते हैं। तो इस तरीके से एसआई सिस्टम का हमें एडवांटेज समझ में आता है। इसी में और करके दूसरा सवाल है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉज दैट एक्सप्लेन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अर्थ विथ सन।
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई एन एक्लिप्स एंड हाउ डज इट टेक्स प्लेस? ड्रॉ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ सोलर एक्लिप्स एंड एक्सप्लेन द 5 ways टू व्यू सोलर एक्लिप्स सेफ्टी। सूर्य के साथ पृथ्वी की सापेक्ष स्थिति की व्याख्या करने वाले नियमों को लिखिए और समझाइए। ग्रहण से आप क्या समझते हैं और यह कैसे घटित होता है? सूर्य ग्रहण का स्वच्छ और साफ चित्र बनाइए और इसे सुरक्षित रूप से देखने के 5 तरीके बताइए। हमने पढ़ाया था केपलर लॉ। जिस लॉ की बात चल रही है इसका नाम है केपलर्स लॉ। केपलर के 2 लॉ बताए थे, 3 लॉ बताए थे। पहला था लॉ ऑफ ऑर्बिट। फर्स्ट क्या था? पहला लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या बताता है? यह कहता है कि ऑर्बिट का पाथ कैसा होता है? इलिप्टिकल होता है और सन 2 फोकस में से किसी एक फोकस पर कौन रहेगा? सन रहेगा। तो फर्स्ट लॉ इलिप्टिकल पाथ की जानकारी देता है और कहता है सेंटर नहीं है, इसमें केंद्र नहीं है बल्कि फोकस है और 2 फोकस होता है और सूरज उसमें से किसी एक फोकस पर रहता है। दूसरा लॉ क्या बताता है? यह था लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड में बताया गया कि टाइम पीरियड का स्क्वायर रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शन में होता है। टाइम पीरियड का स्क्वायर क्या होता है? रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शन में होता है। जो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है, ये धरती माता, ये सन, इसके बीच का रेडियस आर। तो ये जो 365 दिन टाइम पीरियड लग रहा है मान लो इसको घूमने में, तो वो टाइम पीरियड का स्क्वायर करेंगे तो रेडियस के क्यूब के समानुपाती होगा। ये बताता है लॉ ऑफ पीरियड, केपलर का सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ एक आता है और उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एरिया। क्या कह सकते हैं उसको? ये कहता है भाई एक दिन में एरिया मान लो चलती है 1000 किलोमीटर स्क्वायर, तो 2 दिन में 2000 किलोमीटर स्क्वायर, 3 दिन में 3000 किलोमीटर स्क्वायर। यानी टाइम फिक्स है तो एरिया कवर्ड बाय द अर्थ इज ऑल्सो फिक्स्ड। या कोई भी प्लेनेट एक फिक्स टाइम में फिक्स एरिया कवर करती है और उसको हम एरियल वेलोसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एरियल वेलोसिटी। थर्ड लॉ था एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसा केपलर का थर्ड लॉ है। तो ये सूर्य के साथ पृथ्वी की सापेक्ष स्थिति की व्याख्या करने वाले नियमों को लिखिए और समझाइए। ये बात था। ग्रहण से आप क्या समझते हैं? तो ग्रहण क्या होता है भाई? यहां पर सूर्य है, सन, यहां पर बीच में चंद्रमा आ गया और यहां पर धरती है, इफ इट इज अर्थ। तो सन का सिर्फ ये हिस्सा दिखाई पड़ रहा है। मून ने क्या किया? कुछ हिस्सा को ढक लिया, ज्यादातर हिस्सा को मून ने ढक लिया, तो सिर्फ ये हिस्सा आपको दिखाई पड़ रहा है धरती पर से। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स हो जाएगा। उल्टा काम कर दो, यहां पर घूमते घूमते मून आ गया, यहां पर चंद्रमा आ गया, यहां पे धरती है, इसके बीच में सूरज आ गया, तो सूरज ने इस पार्ट को ढक लिया, तो छोटा सा पार्ट मून का दिखाई पड़ रहा है, तो इसको भी क्या कहेंगे हम? ग्रहण ही कहेंगे, चंद्र ग्रहण हो जाएगा। चंद्रमा पूरा पूरा आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि बीच में कौन आ गया? सन आ गया, सूरज आ गया। तो ये खगोलीय घटना है और ये साइंटिफिक घटना भी है। ये साइंस भी है और ज्योग्राफिकल बात भी कहते हैं, स्पेस से रिलेटेड बात। अब हम क्या करें? सूर्य का ग्रहण का स्वच्छ और साफ चित्र बनाएं। आप इसको बना सकते हैं और सुरक्षित देखने के 5 तरीके बताएं। तो क्या 5 तरीका है? पहला तरीका है स्पेशली डिजाइंड आपके पास सोलर फिल्टर हो। तो 5 तरीकों में
पहला तरीका मैं बता रहा हूं, सोलर फिल्टर, स्पेशल पर्पस सोलर फिल्टर। एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, आप बाइनोकुलर से भी देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तीसरा क्या हो सकता है, टेलीस्कोप लगाकर देख सकते हैं। चौथा क्या हो सकता है, अपने घर में 2 कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करके पिन होल कैमरा बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं, पिन होल प्रोजेक्टर सिस्टम। मतलब इमेज किसी डिवाइस ने लिया और उसको किसी स्क्रीन पे दिखा दिया, तो आप स्क्रीन पर देखेंगे। पिन होल प्रोजेक्टर सिस्टम, सूर्य ग्रहण हुआ, उसका यहां पर स्क्रीन पे आ गया, एक प्रोजेक्टर पे आ गया, प्रोजेक्टर ने उसको किसी स्क्रीन पे दिखा दिया। सूर्य ग्रहण प्रोजेक्टर के पास, प्रोजेक्टर से फिर स्क्रीन के पास। जैसे सिनेमा घर में आप देखते हैं, तो सिनेमा घर में पिन होल प्रोजेक्टर सिस्टम लगा होता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप सोलर एक्लिप्स को देख सकते हैं। इसके बाद हम देखें तो अब अनदर डिटेल जो सवालों का है उसको हम अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।